आज हम आगे चलते हैं। साइंस का चैप्टर कर रहे थे हम, कौन सा, अर्थ द एलिमेंट समथिंग करके ना। हाँ, तो अर्थ सिस्टम करके है, ठीक है चैप्टर का नाम। तो हम कहाँ तक किया था, हमने सोलर पैनल तक किया था डेजर्ट में। तो आगे करते हैं। हाउ डज द सन्स रेडिएशन इंटरेक्ट विद द अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर। तो हमें ये देखना है कि कैसे इंटरेक्ट करता है वो, और कैसे उसको वार्म करता है, गर्म करता है। तो हम ये आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 13.11 देखो सेक्शन। इसमें क्या बता रखा है, इंट्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन और द अर्थ सरफेस। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंट मटेरियल द different material absorbs and heat up differently under sunlight। भाई अगर आप भी कुछ गर्म कर रहे हो तो कागज कितनी जल्दी आग पकड़ लेगा, और वहीं कुछ और चीज करोगे आप, बर्तन वर्तन लोगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, है ना, रेड रेड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो डिफरेंट मटेरियल है वो एब्जॉर्ब और जो हीट अप होता है वो डिफरेंटली करता है अंडर सनलाइट। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, है ना। हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो लैंड है वो गर्म जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। देयर मे बी सम वेरिएशन ड्यू टू द मटेरियल फॉर्मिंग द लैंड। भाई इसमें आपको पता है कि जो लैंड है हर तो एक जैसा नहीं होता। जो डेजर्ट का लैंड है वो सॉइल अलग तरह की होती है, कहीं और का होगा लैंड, वो अलग जगह का होता है। तो ये वेरिएशन उसकी बात कर रहा है। एंड कलर्स ऑफ द सॉइल, भाई कि भाई हर जगह का अलग भी लैंड होता है। और डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, है ना। हमने कपड़ा भी देखा था ना कि डार्क कपड़ा जो होता है वो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो सिमिलरली डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर सनलाइट वाइल द जो लाइट कलर का सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर देता है ज्यादा से ज्यादा जो सनलाइट को, और क्या रहता है, रिमेन कूलर। फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, द डार्क कलर रोड हीट अप मोर क्विकली। ये जो डार्क कलर का रोड होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वाइल अगर हम लाइट कलर का सरफेस रिमेन क्या करेगा, वो कूलर रहेगा, वो ठंडा रहेगा रोड, ठीक है। यू मे ऑल्सो लर्न वाई डार्क कलर क्लोथ्स, भाई वही जो मैंने बताया कि जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं उसमें गर्मी ज्यादा लगती है बजाय कि व्हाइट कलर के कपड़े में समर्स में, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, इंसुलेशन पढ़ा था ना। ये रहा इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या था कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट रेडिएशन, सन की जो रेडिएशन है वो रीच करेगी अर्थ के सरफेस पे, उसे क्या कहते हैं, इंसोलेशन। और वहीं पे एक दूसरी डेफिनेशन आ गई है कि भाई जो रिफ्लेक्ट कर देता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो, ठीक है। द वर्ड एल्बिडो कम्स फ्रॉम लैटिन विच मीन्स वाइटनेस। ओके, तो आपको बस ये याद रखना कि अल्बीडो जो सन की सरफेस पे रेडिएशन आएगी उसे कहेंगे इंसोलेशन, और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे कहेंगे अल्बीडो। हाई अल्बीडो सरफेस स्टे कूल। भाई हाई अल्बीडो है मतलब कि वो हाई क्या है, रिफ्लेक्शन है, कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, वो रिफ्लेक्ट होके छोड़ रहा है। तो वो क्या होगा, लैंड कूलर होगा ना। तो वो ये वही कह रहा है कि भाई हाई अल्बीडो सरफेस स्टे कूल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कि भाई वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कूल रहते हैं। और वहीं वाइल अगर लो एल्बीडो है तो वंस हीट अप मोर क्विकली, तो भाई लैंड क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा। कि क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा लाइट को, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एल्बिडो ऑफ सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज 13.2, ठीक है। 13.5 तो इन्होंने डिस्कस नहीं किया कहीं पे। एक बार 13.5 देख लेते हैं, सोलर रेडिएशन एंड वार्मिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसमें देखो सन से आ रही है ना सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से आ रही है रेस, नीचे जा रही है और फिर और नीचे आ जा रही है कुछ और। तो पार्टली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर में जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो छोटी सी रह जाएगी, नीचे तक आई तो वो नीचे है। अब भाई कुछ अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ क्या रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वही
और पार्शियली रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट वैसे भी हो जाती है सर एटमॉस्फेयर में भी, क्लाउड्स भी। ठीक है। हम्म। लेकिन अल्बिडो किसको कहते हैं, जो सरफेस में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। एक्टिविटी बता रहे थे हम 13.2। तो इसमें क्या कर रखा है, टेबल करना है हमें कंप्लीट यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथेंटिक सोर्सेस लाइक वेबसाइट एंड बुक्स। ठीक है। रिसर्च वर्क करना है मतलब। तो क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाई सरफेस ऑफ मटेरियल, कि भाई अगर स्नो है ना मटेरियल आपके सरफेस पे, तो वो क्या करेगा, एल्बिडो उसका कितना होगा, 0.80 से लेकर 0.90, मतलब मैक्सिमम एल्बिडो इसमें यही है। मत तभी क्या होता है, माउंटेन गर्म नहीं होता। माउंटेन की अगर ऊपर स्नो होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि स्नो क्या कर लेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी सारी की सारी जो भी लाइट आ रही है सन से। ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, आइस का उससे कम होता है, 0.5 से लेकर 0.7, थोड़ा ही कम है। फिर क्रस्ट रॉक, रॉक भी 0.25 से 0.30। लाइट कलर सोर्स सॉइल। अब देखो लाइट कलर क्या है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लैक सॉइल क्या है कि ब्लैक में है तो वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करेगा, तो एल्बिडोस का कम होगा। और ओशियन वाटर है कि भाई गर्म भी नहीं होगा, तो उससे और कम होगा। ठीक है। तो ऐसे है। बस ये स्नो का याद कर लेना कि स्नो सबसे मैक्सिमम होती है 0.80, 0.90। ठीक है। और ये भाई लाइट कलर वाला क्या होता है, एल्बिडो ज्यादा होगा, और ब्लैक सॉइल वाला कम होगा उसके कंपैरिजन में। अब टेबल, फ्रॉम टेबल 13.1 यू मस्ट हैव सीन दैट स्नो एंड आइस हैव हाई एल्बिडो। भाई वही कि भाई हाई एल्बिडो है, जिसका मतलब है कि उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है लार्ज पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। दिस मेक पोलर रीजन वेरी कोल्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्नो वगैरह होती है, बहुत कोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि भाई सन आता भी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड सरफेस लाइक ब्लैक सॉइल और ओशन वाटर हैव लो एल्बिडो एज दे एब्जॉर्ब मोर सोलर रेडिएशन, हेंस दे आर रिलेटिवली वार्मर। भाई एब्जॉर्ब कर लेगी लाइट तो भाई क्या हो जाएगा, वार्म करेगा। ठीक है। यू हैव ऑल्सो लर्न इन द अर्लियर ग्रेड्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट। भाई सारी ऑब्जेक्ट हीट कुछ ना कुछ तो रेडिएट करती है ना। वी फील हॉट इनसाइड अ कॉन्क्रीट हाउस एट नाइट। भाई कंक्रीट का कोई घर है तो रात में उसमें स्पेशली गर्मी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो हॉट समर में क्या होता है, दिन में तो बहुत सारी जो भी समर की हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है दिन में, रात में वो क्या कर देता है, फिर वो छोड़ता है, मतलब कि वो फिर रेडिएट करता है उस हीट को, उसी हीट को दोबारा। तो वी फील हॉट इनसाइड द concrete house at night, especially during hot summer. This is due to the heat radiated by the concrete during the night। हाँ, री मतलब कि दोबारा से वो रेडिएट करता है रात को, जो उसने एब्जॉर्ब करी थी सन से इस दिन में। However, traditional houses built with thick mud, लेकिन जो थिक मड मिट्टी के घर होते हैं, वुडन की वॉल्स होती हैं, लकड़ी की वॉल्स होंगी, वो क्या करेंगी, कूलर होंगी इन कंडीशंस इवन इन हॉट समर ड्यू टू लेस री रेडिएशन। ठीक है। तो इसी वजह से ही है, क्योंकि वो दोबारा हीट नहीं फेंकेगा। आगे देखते हैं। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटीज में देखते हैं, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। ठीक है। अर्बन मतलब कि भाई ये शहर, और हीट गर्मी, और आइसलैंड इफेक्ट कि भाई अकेला पड़ जाता है आइसलैंड। ठीक है। Cities are warmer than their surrounding rural areas, especially during summer and at night. Compared to the rural areas, cities have more built-up areas कि भाई ज्यादा बनी हुई चीजें हैं थोड़ी जगह में, including the building of steel, concrete, bricks, rock, made up of concrete and asphalt. All these material absorb solar radiation। तो भाई इन चीजों से बनता है घर, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सोलर रेडिएशन को, और वो क्या करती है, रिटेन करती हैं हीट। रिटेन मतलब कि वो पकड़ के रखती हैं हीट को, सुबह एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको पकड़ के रखती हैं। On the radiated heat from these material warm city more than the surrounding rural area। और फिर वही जो पकड़ के रखती होती है हीट इन्होंने, वो दोबारा छोड़ देता है, वो री रेडिएट करता है। कब, रात को। ठीक है। जिसकी वजह से वो गर्मी हो जाती है सिटीज में ज्यादा। तो
तो दिस इंक्रीज एनर्जी डिमांड फॉर एयर कंडीशंस, तो भाई गर्मी होगी तो जो एयर कंडीशंस हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, फर्दर स्ट्रेसिंग द अर्बन इकोसिस्टम, भाई इकोसिस्टम जो होता है उसको और स्ट्रेस करता है वो। रूरल एरियाज फॉरेस्ट हैव मोर वेजिटेशन, भाई उसमें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो कूल रहता है थ्रू शेड्स, छाया की वजह से, प्लांट ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है, हवा में पानी रहता है, ठीक है। फिर द अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट शोज हाउ ह्यूमन लैंड अस कैन अल्टर द लोकल क्लाइमेट, जो अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट है वो हमें दिखा रहा है कि भाई ह्यूमन कैसे लैंड हो जाता है वो खुद की अल्टर लोकल क्लाइमेट में। The amount of radiation received by a particular region of the Earth's surface also depend on its altitude। हाँ भाई, पहले तो हमने देखा कि भाई मटेरियल क्या है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो इसका एल्बिडो क्या है ज्यादा है तो मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें दूसरा डिफरेंस बताया कि उसका एल्टीट्यूड कितना है, मतलब कि सन के पास से अगर हम देखें तो कितना दूर है, पास में है। The uneven heating due to the altitude of the place is different as it determines the atmosphere's condition of that place। था भाई जो अनइवन हीटिंग हो रही है कि भाई कहीं पे कुछ अलग सरफेस है, कहीं पे कुछ अलग है, और एल्टीट्यूड कहीं का कुछ अलग है कहीं का कुछ है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि गर्मी ज्यादा हो जाती है, उनकी एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है वहां पे। आगे देखते हैं उसमें पता चलेगा अच्छे से। 13.12 तो क्या है भाई, लेटिट्यूड एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर ग्रेड दैट अर्थ इज क्या स्पेरिकल होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो अर्थ सन की जो रेज होती है वो स्ट्राइक करती है डिफरेंट लेटिट्यूड पर एट डिफरेंट एंगल, ठीक है। एंगल का भी डिपेंड करता है कि भाई एंगल एक तो साइड से ऐसे ही जा रहा है तो वो तो इतना गर्म नहीं करेगा, और वही अगर धूप आपके सर के ऊपर है मतलब 90 डिग्री है तो भाई वहां पे तो बुरा हाल हुआ गर्मी से, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट एल्टीट्यूड पे और डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। द सन्स रेडिएशन फॉलिंग ऑन द इक्वेटोरियल रीजन इज कनेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द स्मॉलर एरिया, तो वही है कि भाई अगर सन के रेडिएशन है अगर वो गिर रही है किस पे, इक्वेटोरियल रीजन पे, इक्वेटोरियल क्या है एकदम सीधी जाती है इक्वेटोरियल पे, उससे क्या हो जाएगा, और छोटा एरिया है स्मॉलर एरिया, वेर इट इज स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया इन पोलर रीजन, तो वही है कि भाई जो इक्वेटर है उस पे स्मॉलर एरिया पे है कॉन्सेंट्रेटेड, और वहीं जो पोलर रीजन है उसमें वाइड है। तो फिर कहाँ बता रहे हैं, हाँ दिस इज वाई जो इक्वेटर रीजन है ना रिमेन रिलेटिवली वार्म थ्रू आउट द ईयर, कि वो गर्म रहता है क्योंकि भाई उसके ऊपर गिर रही है, सीधी लाइंस गिर रही है इक्वेटर पे, इसलिए वो गर्म रहता है पूरे साल। वेरस जो पोलर रीजन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करता है मच कोल्डर कंडीशन, उसके कंपेयर में ज्यादा कोल्डर होते हैं, ठीक है। तो दिस अनइवन हीटिंग क्रिएट्स टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा इक्वेटर पे तो वो ज्यादा हीट अप होगा ना, और वहीं पे अगर उसको ज्यादा फैल जाती है वो हीट, ज्यादा एक जगह ज्यादा नहीं पड़ रही है तो वो इतना गर्म नहीं होता है। तो इसका यही इन्होंने बताया कि अनइवन जो हीटिंग हो रही है इस वजह से वो इक्वेटर गर्म होता है और पोल ठंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ द अर्थ स्पेरिकल शेप, भाई शेप भी इसी स्पेरिकल है तो एंगल क्या लगेगा, सब पे अलग अलग लगेगा सन की रेस का, और जो टिल्ट भी है जो अर्थ की एक्सिस पे ऑफ रोटेशन गिव्स राइज टू द सीजन्स, द चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे टाइम ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। भाई सीजन चेंज हो जाता है बस यही बोल रखा। Thus the solar radiation is not evenly distributed across the globe, हाँ भाई वो टिल्ट भी हो जाता है, कहीं पे ज्यादा लग रही है उसी की साइड की तरफ पीछे की तरफ नहीं उतनी लग रही रेस, तो वो वही बोल रहा है। तो इस वजह से भी क्या होती है, अनइवन हीटिंग हो जाती है अर्थ की सरफेस की। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अक्रॉस द ग्लोब ड्राइव ग्लोबल विंड्स एंड ओशन करंट, तो जिसकी वजह से ये विंड्स भी उस कंडीशन में काम करती है उस पैटर्न में,
और जो ओशन करंट्स हैं वो भी उस तरह से ही काम करेंगे। चलो। हम्म। तो हमने इसमें रीजन देख लिया कि अर्थ की सरफेस की वजह से क्या रीजन होता है कि भाई उसका और टिल्ट की वजह से। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं। ये हमने पढ़ लिया सोलर वाला। नेक्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है? रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, कि भाई सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम है उसमें रोल क्या है एटमॉस्फेयर का। रोल भाई ये बता रहा है द सन, नहीं, द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, भाई ये तो पता ही है। एटमॉस्फेयर मतलब कि जो एयर जो अर्थ के पास सराउंड करती है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी की वजह से है, वरना ग्रेविटी गई तो हमारी एयर भी चली जाएगी। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन, जो कितना होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, along with small amount of argon, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ठीक है। अब ये देखो, लेयर ऑफ सन अर्थ देखो फिगर 13.7, इसमें देखो कितना है, ट्रोपोस्फेयर में सब आ जाता है। ट्रोपोस्फेयर अगर पूछे कि जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। 0 से लेकर 12 तक है। एयरक्राफ्ट आपका वहीं होगा, बादल बादल आपके वहीं होंगे, माउंटेन की पीक भी वहीं तक ही होती है, ट्रोपोस्फेयर तक। तो सारे क्लाइमेट वगैरह अगर आपसे पूछे कि क्लाइमेट कहाँ कंडीशन होती है, ट्रोपोस्फेयर में होगी। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है। ये याद कर लेना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अर्थ एटमोस्फेयर हैज अ लेयर स्ट्रक्चर, है ना। एटमोस्फेयर भाई एक लेयर होती है, हर लेयर की अलग चीज है। ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प एक्सप्लेन की वेदर पैटर्न्स, कि भाई ये जरूरी है क्योंकि हमें अगर कोई पैटर्न्स समझना है वो उसके लिए। नियरली ऑल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर, भाई मैंने कहा ना सारी की सारी जो वेदर से रिलेटेड हैं, भाई तूफान आ गया, कुछ आ गया, बादल आ रखे हैं, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? सब ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहा है, जिसकी हाइट कितनी है? 12 किलोमीटर तक। ठीक है, एवरेज बता रखी है। और जो क्या होता है, विच इज हीटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो हीट हो जाता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट, जब इस लेयर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जैसे माउंटेन के देखो, माउंटेन में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है ना, लेकिन हम सिर्फ इस लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है। एज द वार्म एयर राइजेस इट ड्राइव जो विंड होती है एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, बस गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो विंड और स्टॉर्म्स के तो उसको ड्राइव करती है। जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम अबव द इक्वेटर एंड, हाँ, एंड लोवेस्ट होता है पोलर रीजन में। तो वही, अगर शेप क्या बताई थी हमें अर्थ की? स्पेरिकल। स्पेरिकल में देखो कैसे है, स्पेरिकल में क्या है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ और साउथ पोल, उसमें क्या है कि जो डिस्टेंस हो जाता है ना ट्रोपोस्फेयर का, वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो इक्वेटर है वो क्या बता रहा है, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर क्या होगा इक्वेटर पे? मैक्सिमम होगा। ठीक है। बस ये याद रखना कि भाई अगर पूछे कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की कितनी हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की, तो मैक्सिमम होगी। उसमें गर्म भी रहता है ना एटमॉस्फेयर, तो उसको हाइट काफी मिल जाती है। लेकिन पोलर में तो बहुत ठंड होती है तो उतनी गर्म हवा रहती नहीं है, तो ठंडी हवा ही रहती है। ठीक है। और हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर में क्या होता है? 12 से 50 किलोमीटर तक। वेयर ओजोन लेयर, स्ट्राटो, ओ से याद रख लेना, स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्या होता है? ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। ठीक है। जहाँ पे ओजोन लेयर हमारी लोकेटेड होती है। ओजोन क्या करता है भाई? पढ़ते आ रहे हैं, एब्जॉर्ब करता है यूवी रेस। ठीक है, जो कि क्या कर देता है? हीट कर लेता है एटमोस्फेयर को। सो द टेम्परेचर राइजेस विद द हीट हाइट, क्योंकि बाहर से तो रेडिएशन जो आ रही है, रेस, वो तो गर्म है ना, तो गर्म, अगर हम ऊपर और जा रहे हैं तो वो गर्म ही होती जा रही है, क्योंकि वो जो रे वो हो गई ना, लेयर हो गई हमारी ओजोन वाली,
वो कम होती जाएगी और लेयर को ही रोक रही है वो रेस को। तो जैसे जैसे हम लेयर में जाते जाएंगे ऊपर, उसको छोड़ते जाएंगे, तो वो हीट करता जाएगा टेम्परेचर। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द हाइट इन स्ट्रेटोस्फेयर calms the layer calms the layer due to the lack of vertical mixing of air, keeping the weather confined to the हाँ ट्रोपोस्फेयर। तो वही एक क्या बन जाता है, कवच टाइप सा बन जाता है कि जो वेदर है ना वो यहीं तक रहेगा, ट्रोपोस्फेयर में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो नीचे तक ही इसमें एटमॉस्फेयर रहता है ट्रोपोस्फेयर में, इसीलिए। अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, अब नेक्स्ट क्या है, मिसोस्फेयर। मिसोस्फेयर में क्या आता है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। बट दे प्ले ओनली माइनर रोल्स इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लाइमेट का बस यही होता है इसमें, मतलब कि मेनली क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर क्या एक लेयर बना देती है जो वहीं तक रखती है एयर को। नेक्स्ट हाँ, next at about 100 kilometer above the earth is the start of the region we call outer space। तो वही 100 किलोमीटर से हम ऊपर क्या बोल देंगे कि भाई आउटर स्पेस है, बस ये देख लेना। ज्यादातर एक्सोस्फेयर ही बोलते हैं, उससे वो कनेक्ट करता है स्पेस से अपने हमारे इन्वायरमेंट को, जो भी है एटमोस्फेयर को, उसे कनेक्ट करता है एक्सोस्फेयर। तो 100 अबव 100 किलोमीटर क्या आएगा, आउटर स्फेयर होगा। These atmospheric layers show how the atmosphere regulate energy flow, shaping weather, climate and life। हाँ भाई, इसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई कैसे हमारी शेप कर रही है वेदर वगैरह को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि एटमॉस्फेरिक लेयर, पहला भाई यही है, मेन बात यही करी हुई है। ट्रोपोस्फेयर याद रखना 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ही है। फीचर क्या होगी, सारे वेदर की फॉर्मेशन वही होगी, बारिश वगैरह, धूल मिट्टी सारी वही है। और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा जब आप ऊपर जाओगे। ठीक है, वही स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, उसमें ओजोन लेयर है। 12 से 50 है, पहले तो ये कर लो, 12 से 50 है। ओजोन लेयर है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है यूवी रेस को। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद द हाइट। ठीक है, चलो एक बार ये पढ़ देते, मीटर साइंटिस्ट KR रामानाथन रामानाथन तो इंडिया एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है ये। ठीक है, पहले भी हमने नाम पढ़ा था ना वो अन्नामयी का, वो भी याद रख लेना। अन्नामयी क्या है, आइसोलेशन के ऊपर बुक लिखी थी उन्होंने, देखो ये यहीं पे थी ना, कहाँ गई, ये रही अन्नामनी है, क्या है, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है। ये भी एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, पहली आइसोलेशन एटलस बनाई थी, और बुक का नाम क्या है, सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया। बस ये याद रख लेना। अब इसमें साइंटिस्ट के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक, तो भाई KR रामानाथन क्या है, ये भी इंडिया के एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया, क्लाइम टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट इन हिमालय इन 1934 टू मेजर द ओजोन लेयर। भाई इन्होंने इतने ऊपर चढ़े हैं अपनी ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए, एंड डिस्कवर दैट दे वर लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि भाई ये तो बहुत नीचे हैं जितना एक्सपेक्ट किया था। His work laid the foundation for the understanding how UV absorption varies with the altitude and pollution। कि भाई जहाँ पे एल्टीट्यूड है वहां पे कैसे डिफरेंट है, जहाँ पे पोल्यूशन है वहां पे कैसे डिफरेंट है, इनकी लेयर्स। लेटर ऑन ही लीड अर्ली मॉनसून फोरकास्ट एफर्ट्स। ठीक है, कि पहले मॉनसून फोरकास्टिंग की एफर्ट्स को इन्होंने बताया था कि पहले मौसम बता दो भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम, इतना बहुत वो हो गया है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द एटमॉस्फेयर प्लेस टू वाइट क्रूशियल रोल। ठीक है, एटमॉस्फेयर पहला क्या करता है भाई, एटमॉस्फेयर हमें क्या देता है, प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। क्या करेगा, पहले प्रोटेक्ट करने के लिए इट पार्शली एब्जॉर्ब द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। भाई एटमॉस्फेयर हमारा क्या कर लेता है, पार्शली एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने अब वो देखा था ना पिक्चर, 13 पॉइंट कितना था,
एटमॉस्फेयर वाला, वो एब्जॉर्प्शन वाला जो था, जिसमें वो नीचे अर्थ की सरफेस पे आते आते ही कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही, तो पहली हेल्प क्या करी हमारी, इट पार्टली एब्जॉर्ब द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जो ओजोन लेयर है वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है हार्मफुल यूवी रेज को। क्लाउड एंड अदर गैसेस आल्सो एब्जॉर्ब सम सनलाइट बिफोर इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वही इन्होंने फिगर बोल ही दिया है, 13.5 है, उसमें चेक करना। तो सेकेंडली क्या है, इट ट्रैप्स द आउटगोइंग हीट। पहले तो भाई आने नहीं दिया है ना। पहले क्या किया कि भाई एब्जॉर्ब कर लिया जो सोलर रेडिएशन आ रहे थे एटमॉस्फेयर में और फिर यूवी रेज तो है ही, ओजोन लेयर उसको रोक देता है। और जो क्लाउड हो गई, जो गैसेस हो गई, वो क्या कर देती हैं, वो भी रिफ्लेक्ट कर देती हैं उनको, या फिर वो ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं बिफोर कि वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचे। सेकेंडली क्या करती है कि भाई जो आ गई हैं, सेकेंडली इट ट्रैप्स आउटगोइंग हीट, कि जो सरफेस पे आ गई हैं वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनको रिफ्लेक्ट होने ना देना, उनको फिर रोके रखना, वो ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से वो करती हैं। तो क्या है, सेकेंडली इट ट्रैप्स आउटगोइंग हीट, और जो अर्थ का सरफेस है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, है ना। फिर क्या कर रहा है, री रेडिएट कर रहा है इट इन द इंफ्रारेड रीजन। ओके, ये याद रख लेना कि भाई सन एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कैसे छोड़ता है उसको, आईआर के फॉर्म में छोड़ रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, वो एब्जॉर्ब क्या कर लेती है, इसी रेडिएशन को दोबारा जो आई है और सरफेस से होकर, ठीक है। आईआर जो रीजन है उसमें जो रेज होंगी वो आपको मिली है, वो क्या कर लेता है, उसको रोक देता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहीं पे रहती हैं वो। तो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्केपिंग इनटू द स्पेस, कि भाई स्पेस में वापस ना चली जाए, हमारे पास ही रह जाए। तो विदाउट एटमॉस्फेयर अर्थ वुड बी टू कोल्ड, भाई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो बहुत कोल्ड होता, क्योंकि जो गर्मी है वो सन ग्रीन हाउस गैसेस ही पकड़ के रखी है। आपने देखा था काफी सारी तो रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो भाई कोल्ड होता हमारा अर्थ अगर ये नहीं होता प्रोसेस। फिर तो हावेवर एक्सेस, लेकिन जो एक्सेस ऑफ CO2 है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इनहेंस कर देती है ग्रीन हाउस गैसेस को। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, कार का एमिशन वगैरह होता है, फैक्ट्रीज वगैरह की एमिशंस होती है, वो क्या कर देता है, एक्सेस CO2 का ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बना देता है एटमॉस्फेयर में, जो क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट को। मतलब कि वो गर्म ज्यादा होने लग गया, वो गर्म पहले जितना था उतना तो हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा अमाउंट हो गई है उसकी गैस की, तो वो ज्यादा हीट रोकने लग गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अर्थ गर्म होने लग जाएगा। तो वही है कि कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो विच इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर उसे अनचेक छोड़ दें तो हमें क्या होगा, अर्थ क्या होगा, अनइनहेबिटेबल होगा, रहने लायक नहीं रहेगा। यू मे ऑल्सो लर्न दैट वीनस इज हॉटर देन मरकरी। हाँ भाई, तुम सोच के देखो, पहले मरकरी आता है ना, सन के पास में सबसे पहले मरकरी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो वीनस है वो गर्म है मरकरी से, इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू द सन। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर इन वीनस। जैसा आपने बताया ना कि वो ट्रैप कर लेता है हीट को, वैसा ही वीनस में होता है, वहां पे एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेगा वो हीट जो उस पे सन की रेडिएशन आ रही है वहां पे। क्यों, क्योंकि वहां पे अनकंट्रोलेबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअस मेथड, कंटिन्यूअसली मॉडिफाइड बाय नेचुरल प्रोसेस, भी मॉडिफाई होता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है वेदर को, क्लाइमेट को और एनर्जी बैलेंस को। When solar radiation and cosmic rays interact with the atmosphere, they influence weather. भाई ज्यादा रेस आ गई तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो वेदर इन्फ्लुएंस हो गया, क्लाइमेट भी हो जाएगा, गर्मी ज्यादा हो गई तो। अब एंड अफेक्ट द कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करता है। हस दो एटमॉस्फेयर है मेक अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यूनिक प्लैनेट इसीलिए है
इसलिए हम वहां पे रह सकते हैं। अच्छा। वाई इज ओजोन लेयर सो इम्पोर्टेंट? भाई ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूवी रेज को ब्लॉक करेगा। द ओजोन लेयर इज वाइटल टू अर्थ ऑन द अर्थ बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। एक शील्ड है, ठीक है, उसको प्रोटेक्टिव शील्ड है, उसको मदद करती है, हमें एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को फ्रॉम सन। व्हेन ओजोन मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे आर नेचुरली फॉर्म्ड, दो जो लेयर होती है वो थिनर हो जाती है कि भाई और बनने से पहले क्या हो जाएंगे, ओजोन मॉलिक्यूल जल्दी खत्म होने लग जाएंगे। उसकी वजह से जो ब्लैंकेट है वो पतला होने लग जाता है और लेस इफेक्टिव होगा भाई। In the late 20th century, human-made chemical called chlorofluorocarbon (CFC) तो ये किसमें से रेफ्रिजरेटर वगैरह थे, एरोसॉइल्स वगैरह थे, उसमें से यूज होते थे, जो क्या करते थे, कॉजेस सेवर ओजोन लॉस ओवर एंटार्क्टिका। भाई अंटार्कटिका के ऊपर जो था ओजोन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, विच केम टू नोन एज ओजोन होल, कि इतनी कमी हो गई थी कि वो होल हो गया था वहां पे। तो increase UV radiation on the earth can harm the living organism and ecosystem, जो भी जीने वाली चीजें हैं सब कुछ, और जो इकोसिस्टम वही है वो सबको इफेक्ट करेगा। अ ग्लोबल एग्रीमेंट नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था मेरे ख्याल में ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिड्यूसेस द यूज ऑफ यूएफसीज and ozone layer is now slowly recovering, showing the power of international scientific cooperation। ठीक है, आपको बस ये नाम याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि हमने किस में ये डिसाइड किया था कि भाई हम नहीं यूज करेंगे क्या, CFCS को, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया था हमने, बस ये। फिर 13.2 अनइवन हीटिंग। अब भाई हमने क्या देख लिया, सरफेस देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया, अब विंड और ओशन करंट। तो अनइवन हीटिंग कॉजेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है विंड और ओशन करंट में, की वजह से हो रहा है ये, ठीक है, जो भी पैटर्न है उसका। तो वी हैव लर्न दैट विंड्स इज द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड क्या है? एयर नहीं है, विंड एयर की मूवमेंट को कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो उस वही विंड होती है कि वहीं पे चली जाती है लो प्रेशर में। तो दिस प्रेशर डिफरेंस आर मेनली कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। हाँ, चल मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। आपने 8th क्लास में पढ़ा था ये, वो सी ब्रीज लैंड ब्रीज, देखो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई यही है, ट्रेवल करती है लो से हाई, नहीं नहीं हाई से लो ट्रेवल करती हैं विंड्स, ठीक है। Uneven heating of land and water is also responsible for the phenomena, such as we जो land or land and sea breeze, which you have also studied earlier. The same basic idea help us understand the formation of wind and ocean current on vastly different scales। ठीक है, तो बस यही बेसिक फॉर्मूला हम बाकी भी और चीजों के लिए जो फॉर्मेशन ऑफ विंड्स हैं, ओशन करंट्स हैं, उसको डिफरेंट स्केल में देखेंगे, ठीक है। तो 13.2.1 लोकल विंड्स। लोकल विंड्स भाई आपकी जो लोकल होती हैं, पास में जो विंड्स होती हैं आपके आजू बाजू वो, हम्म, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग से कैसे होता है चेंजेस? अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आल्सो प्रोड्यूसेस लोकल विंड, ठीक है। तो सच एज अ वैली एंड माउंटेन ब्रिज। वैली पता है ना, दो माउंटेन के बीच में जो लैंड होता है उसको वैली कहते हैं, और माउंटेन तो भाई माउंटेन ही है। देखो ए वाला सेक्शन क्या है, जो रहने वाला सेक्शन होता है उसे वैली कहते हैं, और जो माउंटेन ब्रीज है कि वो एकदम माउंटेन वाला है कि पूरा ही माउंटेन है। हम्म। हम्म। तो बस वही है, ग्रीनरी होती है, बस ये देख लेना वैली रीजन में ना, और जो माउंटेन वाली ब्रीज है उसमें हवा बहुत ठंडी होती है, उसमें ग्रीनरी कम रहती है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अनइवन हीटिंग ऑफ द, अच्छा ये तो हो गया था। हाँ। हाँ, ये इसी को शुरू तो करे थे। तो भाई जो अनइवन हीटिंग होती है और सरफेस की, वो क्या कराती है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस लोकल
winds such as valley and mountain breezes. In mountain में क्या होता है रीजन में? The slope and the valley's floor do not heat up. माउंटेन रीजन में जो स्लोप होती है, जो वैली फ्लोर होती है, वो क्या होती है? वो हीट अप नहीं करती है, मतलब ठंडी रहेगी। और कूल डाउन एट द सेम रेट, मतलब कि गर्मी नहीं रहेगी, हीटअप नहीं रहेगा और कूल हो जाएगा सेम रेट में। तो ड्यूरिंग द डे माउंटेन स्लोप फेसेस सन आर हीटेड मोर रैपिडली। तो भाई जो माउंटेन क्या होती हैं, स्लोप्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कर लेती है, जल्दी हीट अप हो जाती हैं देन द वैली फ्लोर। जो नीचे फ्लोर होता है वैली का, उससे जल्दी वो गर्म हो जाती है, ठीक है, माउंटेन की स्लोप। एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द स्लोप बिकम्स वार्म। जल्दी गर्म होगी तो भाई इसकी ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो मतलब लो प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से कूलर एयर जो वैली की ऊपर वाली थी वो नीचे आ जाएगी। तो वही ना, कूलर एयर फ्रॉम वैली मूव्स अप द स्लोप टू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर। हम्म। तो वही इसमें देखो पिक्चर में भी दिखा रखा है जो कैसे वो जा रही है, वार्म अप हो गया ना। तो जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द वैली मूव्स अप द स्लोप टू रिप्लेस द राइजिंग। हम्म। तो भाई ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, तो नीचे वैली से जो ठंडी हवा है वो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। अब रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर, तो दिस फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड वैली ब्रिज, ठीक है। तो दोबारा कर देखो, माउंटेन क्या है ब्रिज का, वो गर्म जल्दी हो जाता है माउंटेन वाला, ठीक है, पार्ट एज कंपेयर टू वैली फ्लोर, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर हो गया मतलब कि जो वैली है उसमें से क्या आएगा, कोल्डर एयर रिप्लेस कर देगी उसको। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, कोल्डर एयर आ रही है, कोल्ड एयर स्ट्राइक कर रही है, तो वही रिप्लेस करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, वैली ब्रिज कह देते हैं, ठीक है। अब आफ्टर सनसेट वो कब होगा, गर्म कब होगा, धूप में ही, तो तब तक ही रहेगा। तो लेकिन जब सनसेट हो जाएगा सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। द माउंटेन स्लोप लूज हीट फास्टर एंड कूल बिकम कूलर। तो भाई और माउंटेन स्लोप क्या होती है, जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो लूज हीट फास्टर एंड बिकम कूलर, तो क्या वैली गर्म रह गई, तो वाइल तो जो वैली फ्लोर है ना वो गर्म रह गई है कंपेयर में, तो एयर ओवर द स्लोप बिकम कूलर, की एयर जो स्लोप के ऊपर थी वो कूल थी, है ना। कहाँ गए, हाँ, तो वही एयर बिकम द स्लोप कूलर हो गई, वाइल द वैली फ्लोर क्या होगी, वार्मर, द एयर ओवर द स्लोप बिकम कूलर एंड डेंसर, तो द फ्लो डाउन इनटू वैली। हाँ। हम्म। तो ये वही है कि वैली में फिर नीचे माउंटेन से हवा आएगी ठंडी, ठीक है, तो उसे माउंटेन ब्रिज कहते हैं। माउंटेन से आ रही है तो माउंटेन ब्रिज हो गई। उसमें वैली ब्रिज में क्या था, वैली से ऊपर की तरफ जा रही थी ठंडी हवा ऊपर, तो वैली ब्रिज हो गई थी, बस यही है। हम्म। So this is known as mountain breeze. Such daily exchange in the direction of winds are commonly experienced in the hilly regions. मतलब कि भाई दिन में क्या होगा, वैली से हवा ऊपर की तरफ जाएगी और रात में क्या होगा, माउंटेन से हवा नीचे की तरफ आएगी। हम्म। और कहाँ कहाँ होगा, हिली रीजन्स में होगा, मतलब शिमला, देहरादून, अदर हिमालयन वैलीज में। तो दीज लोकल विंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन, तो ये वेदर कंडीशन कैसे करती हैं, एग्रीकल्चर, डेली लाइफ इन द माउंटेन रीजन को हम डिफर करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, लोकल विंड्स की वजह से। दे हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है,
ठीक है, कहीं भी ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। तो मॉइस्चर कंडीशन भी हो जाती है रेगुलेट सॉइल, सपोर्ट सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो दस अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस सेट अप द विंड एंड फॉर्म अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन हो रही है किसकी वजह से? अनइवन हीटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि माउंटेन क्या है, जल्दी हीटअप हो जाता है, जल्दी लूज भी कर देता है। लेकिन वैली क्या होती है, जल्दी हीट नहीं होती है लेकिन लूज भी जल्दी नहीं करती है, जिसकी वजह से वो गर्म रह जाती है रात में। नेक्स्ट है, चलो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। हाँ, बायोकेमिकल साइकिल काफी है। ठीक है, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। हम्म, इतना ही करते हैं। प्लानिटरी इवेंट से कर लेते हैं। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बिकम द बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स क्रिएट द बेल्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, जो भाई इक्वेटर में क्या था कि थोड़ी सी जगह पे बहुत ज्यादा हीट हो गई थी, पोलर में क्या था, वाइड स्प्रेड हो गया था हीट, तो वो नहीं जा रही थी सरफेस पर। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर बन गया बेल्टों में। ठीक है, देखो इसमें, देखो कहाँ दिख रहा है लो प्रेशर। ओके, विंड सर्कुलेशन बिटवीन द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल है हाई प्रेशर वाला, और ये लो प्रेशर वाला हाई लिख रखा है। अच्छा, ये बीच में है, इक्वेटर वाली लाइन बीच में है और ये हाई ट्रॉपिकल वाली लाइन इस तरफ है। हम्म, देखो ये नीचे वाला मैप देखो, उसमें समझ में आएगा। इक्वेटर देखो जीरो पे होता है, तो इसमें क्या है, लो प्रेशर बनेगा। और हाई प्रेशर कहाँ है, ट्रॉपिकल सरफेस वाला जो अर्थ के पास में नहीं जा रहे 30 डिग्री, और नीचे से 30 डिग्री साउथ, ये क्या है, ट्रॉपिकल। ठीक है, उसमें हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या बन रहा है कि भाई दिस लार्ज स्केल प्रेशर डिफरेंस सेट अप द एयर इन द मोशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। भाई लॉन्ग डिस्टेंस से कितना दूर है, उसको वो करता है, जो क्या करता है, प्लानिटरी विंड्स को हम राइज करता है। तो नियर इक्वेटर क्या होता है भाई, इंटेंस हीटिंग होती है। इंटेंस हीटिंग किसकी वजह से, सन की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर हो जाएगी जो कि राइज करेगी। ठीक है, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, वैक्यूम क्रिएट कर देगी, मतलब कि लो प्रेशर बन जाएगा वहां पे। जिसके एज दिस एयर राइज, जैसे ही एयर राइज करती है, इट मूव्स पोलवर्ड्स एट द हाई एल्टीट्यूड। तो राइज करेगी, ये पोलवर्ड्स की तरफ जाएगी। हम्म। हम्म। ठीक है, कहाँ थे, इट मूव्स पोलवर्ड एट द हायर एल्टीट्यूड। तो वही है भाई, हाइट की ऊपर तरफ चली जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ऑन कूलिंग इट बिकम डेंसर एंड सिंक अराउंड नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। और वहीं वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाने की वजह से फिर ठंडी हो जाती है वहां पे, जो रात हो जाती है ना। ऑन कूलिंग, कूलिंग करने के बाद वो डेंसर हो जाएगी और सिंक कर देगी 30 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पे। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो भाई वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा। फ्रॉम दिस हाई प्रेशर रीजन एयर फ्लो बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर अलोंग द अर्थ सरफेस। भाई हमने देखा था कि हाई प्रेशर वहां बन गया, हाई प्रेशर से फुल लो प्रेशर दोबारा से हवा आएगी। ये देखो एरो कैसे जा रहा है, इक्वेटर की तरफ जा रहा है ना, बस यही। हम्म, अब इसमें भी देखो पोल की तरफ जा रहा है, 60 डिग्री के पास में पोल की तरफ जा रही है। इसमें देखो कैसे दिखा रखा है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल जो 30 वाला था, ये 30 से क्या जा रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो लो प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कहाँ गए, ठीक है, बस यही है। तो फिर क्या कह रहा है ये, हम्म, from this high pressure air flow back towards the equator along the earth surface completing the one circular cycle। वही एक साइकिल बन जाता है कि पहले इक्वेटर से फिर क्या गया, ऊपर राइज किया, राइज करके कहाँ गया, इक्वेटर, वो ट्रॉपिकल पे गया, ट्रॉपिकल पे फिर वो ठंडी हो गई, गर्म वो हो गई, डेंसर हो गई,
फिर वो हाई प्रेशर वहां पे बना देगी, जिसकी वजह से फिर वो दोबारा से एयर इक्वेटर की तरफ आएगी, तो एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। However, not all the sinking air at the tropical belt return to the equator। भाई जरूरी नहीं है कि जो भी बनी है नॉर्थ 30 पे और साउथ 30 पे, जो भी हाई प्रेशर बना है एयर का, ठीक है, वो वहीं पे नहीं जाती इक्वेटर पे, वो कहाँ जाती है, पोल की तरफ भी चली जाती है, ठीक है, ये वही बोल रहा है। A part of it moves towards the pole along the surface and rises again above around 60 north and south। बस वही है, पोल में चली जाती है वहां पे, फिर वहां पे राइज हो जाती है, ठीक है। वेयर इट मीट्स द कोल्ड एयर, जहां पे वो कोल्ड एयर को मिलती है फिर वो ठंडी हो जाती है। इट क्रिएट्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। कोल्ड एयर को चली जाती है वहां पे, ठंडी हो जाती है, तो फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो होता है, ठीक। तो भाई इन द नॉर्थ पोल अराउंड 90 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ 60 पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया ना। नहीं नहीं, हम्म हम्म, तो ये जो क्या था, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट मूव टुवर्ड्स अलोंग द सरफेस एंड राइजेस अगेन अराउंड। बस वही है, कुछ हवा कहाँ चली जाती है, 60 डिग्री पे चली जाती है, वहां पे फिर दोबारा से राइज होती है। क्यों राइज होती है भाई, सनलाइट की वजह से राइज होती है, गर्म होके। वो राइज होके क्या हो जाएगी, फिर वो राइज होके नॉर्थ पोल पे चली जाएगी। नॉर्थ पोल पे फिर देखो क्या वही हो रहा है, वेयर इट मीट्स द कोल्ड एयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो कि क्या कर देगा 60 डिग्री पर दोबारा से लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। और जो सोलर रीजन है जो 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, जो क्या कोल्ड और डेंस एयर हो जाएगी, वो सिंक करने लग जाएगी, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर बनने की वजह से फिर दोबारा से वो क्या हो जाएगी, हवा लो प्रेशर की तरफ की सब पोलर बेल्ट की तरफ दोबारा से जाएगी, तो वो दोबारा से एक साइकिल वहां पे कंप्लीट हो रही है। तो ये इतनी साइकिल, फिर ये वो साइकिल, देखो कितनी सारी साइकिल बन रही है, ये सारी हवा एक्सचेंज हो रही है आपस में। हम्म, ठीक है। तो अर्थ का जो रोटेशन है कॉजेस दिस विंड टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। तो वही है कि जो उसका टिल्ट है अर्थ का, उसका रोटेशन हो रहा है, मेन पार्ट तो रोटेट हो रहा है, तो वो क्या होती है, वो सीधी नहीं जाती, स्ट्रेट पार्ट नहीं रहता उनको, ठीक है। एज ए रिजल्ट प्लेनेटरी विंड्स फॉलो द कर्व पाथ, ये देखो कर्व की तरह ही घूमेगी, अर्थ के कर्व की तरह ही घूम रही है, स्ट्रेट नहीं जाएगी, ठीक है। Rather than moving directly from the high pressure to low pressure, the wind are deflected towards the right in the north hemisphere and towards the left। हाँ भाई, घूमता कैसे, इन्होंने डायरेक्शन ही दे रखी ना, घूमने वाली नहीं दे रखी है। तो देखो, तो है बस ये याद रखना है कि ये घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या कर रहा है, जो विंड आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा हवा, ठीक है। हम्म, कहाँ थे भाई, एज अ रिजल्ट उन्होंने, हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, द विंड डिफ्लेक्टेड, हाँ, राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर ड्यू टू द रोटेशन, ठीक है। इन्होंने बता नहीं रखा इसमें अच्छे से, इन्होंने सिर्फ वही हाई प्रेशर लो प्रेशर का कर रखा है। तो भाई हमें क्या याद रखना है, जो ऊपर नॉर्थ की तरफ है वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ इज ऑलवेज राइट, तो राइट की तरफ जाएगा। एंड साउथ में क्या है, लेफ्ट चलता है, तो भाई वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। बस ये इतना ही टॉपिक करते हैं हम, चलो ठीक है।